नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 5 जून है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। तो इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले। हम कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था, वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अर्थात तो ऑप्शन ए लगाया है वह बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। तो इसका आंसर यदि आप में से किसी को पता है तो साथ में आप ऑप्शंस कमेंट में डाल सकते हैं। इसका आंसर होगा संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस समझौते पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे मानवता सुनिश्चित हो सकेगी। यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये संगठन अस्तित्व में आया था। 1996 में बना ये संगठन पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 2001 में इस संगठन का विस्तार हुआ और उज्बेकिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान के इस संगठन में शामिल होने के बाद 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा कि हाल ही में जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर कितनी रखी गई है? ऑप्शन है 4%, ऑप्शन बी है 4.25%, ऑप्शन सी है 3.75%, ऑप्शन डी है 5.25%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4%। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। रेपो दर जिसमें 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MCLR 4.25%, वहीं बैंक रेट 4.25% रखी है। यानी कि यह पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के समान ही है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से देखा जाए तो क्या है मौद्रिक नीति समिति? तो मौद्रिक नीति समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है यानी कि वैधानिक है, एक लीगल है, लीगल बॉडी है। किसी भी तरीके से इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि यह एक कानून के द्वारा स्थापित की गई निकाय है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर निर्णायक मत देता है। यानी कि बराबर बराबर मत हो जाएं तब वहां पर निर्णायक मत जो होगा वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होगा। तो मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। तो 6 सदस्यीय समिति है ये। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो इनमें 3 सदस्य RBI के होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य
भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। आरबीआई के 3 अधिकारियों में एक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा में अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण योगदान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी होता है, जिसमें से ये मुद्रा के प्रवाह को बाजार में नियंत्रित करता है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई। इसी के साथ ही देखें तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, यानी कि जो मुद्रा है उसको नियंत्रित करती है कि कितना बाजार में इसे होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि भारतीय वन धन योजना का विस्तार किया जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेश तक? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो इसका उत्तर यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट में जल्दी से उत्तर डाल दीजिए। तो इसका आंसर होगा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो हाल ही में ट्राइफेड ने फैसला किया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में इस वर्ष प्रधानमंत्री वन धन योजना का विस्तार किया जाएगा। क्या है प्रधानमंत्री वन धन योजना? तो जनजातीय समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री वन धन योजना को लॉन्च किया था। इसी के साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री वन धन योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यम का सृजन करना है और इसके साथ ही ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी के रूप में बनाई गई तथा ट्राइफेड ने अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक वन धन केंद्रों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी भी प्रदान की है। क्या है ट्राइफेड? तो ये बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, इसका फुल फॉर्म है ट्राइफेड का, की स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। ये सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है। यह मुख्य रूप से 2 कार्य करती है। पहला लघु वन उपज विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। उल्लेखनीय है कि गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट तथा मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की सरकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास से सबसे अधिक प्रभावित होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों का मानचित्र पर स्थिति को देखते हैं, जानते हैं, तो आप आराम से आंसर इसका लगा सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें तो भारत ये उपमहाद्वीप का मानचित्र कुछ इस तरह से है और इसमें यह क्षेत्र क्या है? बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर आया यास चक्रवात सबसे ज़्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करेगा? जो इस पूर्वी तट पर स्थित होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अगर देखा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि असम में है और ये पूर्वी तट से काफ़ी अंदर है, तो इसको प्रभावित करना मुश्किल है। इसी प्रकार से असम में ही स्थित है, पश्चिम बंगाल की सीमा के पास स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो वह भी प्रभावित नहीं होगा। बात करते हैं भीतरकनिका की, तो भीतरकनिका ओडिशा के तट पर स्थित है, तो यह प्रभावित होने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और कर्नाटक में है तो हिंटरलैंड एरिया है, अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर भी प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? भीतरकनिका प्रभावित होगा, जो कि किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा? भीतरकनिका। तो इसी प्रकार तो अभी हाल ही में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को चक्रवात यास ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान के दौरान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जैव विविधता को
भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। समुद्री ज्वार की लहरों एवं चक्रवाती तूफान ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मगरमच्छ प्रजनन और पालन केंद्र को क्षति पहुंचाई है। इसके अलावा समुद्री ज्वार की लहरों ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन की दृष्टि से विकसित बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। इसी प्रकार अगर देखें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्या है और इसकी स्थिति कहाँ है, तो यह उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ सफ़ेद मगरमच्छ काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, वाइट क्रोकोडाइल पार्क भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि एस्चुरी मगरमच्छ को ही सफ़ेद मगरमच्छ कहा जाता है। एस्चुरी मगरमच्छ मुख्यतः जो खारे पानी होते हैं उसमें रहने वाले मगरमच्छ होते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क भी है, हमें ये ध्यान में रखना है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी वैतरणी नदी के मुहाना क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध एवं जीवंत इको प्रणाली है। इसके साथ ही जो एस्चुरी मगरमच्छ है या सफ़ेद मगरमच्छ है वो क्या है, तो भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक मगर या दलदली मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ जिसे एस्चुरी मगरमच्छ कहा जाता है या सफ़ेद मगरमच्छ कहा जाता है, और घड़ियाल। यहाँ पर एस्चुरी मगरमच्छ को ही सफ़ेद मगरमच्छ भी कहा जाता है। एस्चुरी मगरमच्छ खारे पानी के मगरमच्छ हैं। भारत में ये सबसे अधिक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भितरकनिका के अलावा एस्चुरी मगरमच्छ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी बहुतायत में पाए जाते हैं। एस्चुरी मगरमच्छ को IUCN की कम चिंतनीय यानी कि लीस्ट कंसर्न सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि घड़ियाल एवं एस्चुरी मगरमच्छ दोनों के संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 में ओडिशा में ही लागू किया गया था। यदि हम चित्र देखें तो हम पाते हैं कि ये सफ़ेद मगरमच्छ है। देखिए कोई पेंट नहीं किया गया है इसे, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं सफ़ेद मगरमच्छ, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गया है? चीन, इराक, ईरान या जापान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईरान। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में हाल ही में आग लग गई और बाद में ओमान की खाड़ी में यह डूब गया। इसके साथ ही देखा जाए तो इस युद्धपोत खार का नाम उस द्वीप के नाम पर रखा गया जो ईरान के लिए मुख्य तेल टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। हालांकि अग्निशामकों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन यह जहाज ओमान की खाड़ी में तेहरान के दक्षिण पूर्व में जास्क बंदरगाह के पास डूब गया। इसी प्रकार अगर देखेंगे इस चित्र में या इस मैप के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करें तो गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी कुछ यहाँ है और ये आप जास्क बंदरगाह है ईरान का, और ये आप जहाज का चित्र देख ही रहे होंगे। तो इस जहाज के यहाँ पर डूबने की स्थिति देखी गई कि ये यहाँ पर डूब गया है। इसी प्रकार यहाँ ईरान है और इसके बराबर में यहाँ पाकिस्तान है, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर। तो यहाँ पर यह डूब गया है। तो इसके इधर देखेंगे आप मैप में बड़े मानचित्र में, यानी कि किसके, ओमान की खाड़ी के पूर्व में देखेंगे तो आप ओमान की खाड़ी के आप पूर्व में देखेंगे तो भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका कौन सा खेल खेलती हैं? तो ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर क्या होगा? टेनिस। टेनिस चैंपियन और दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने घोषणा की है कि वह फ्रेंच ओपन से हट जाएंगी और कुछ समय कोर्ट से दूर रहेंगी। उसने पोस्ट किया था कि वह मानसिक स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अनिवार्य पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करेंगी। इसके बाद आयोजकों ने उन पर जुर्माना लगाया था। तो यह चित्र है नाओमी ओसाका का, जो जापानी खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 3 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं की खोज की है? राजगीर, नासिक, वारंगल या अमरावती? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नासिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है।
ब्रिटिश सैन्य अधिकारी द्वारा नासिक में एक पहाड़ी पर त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं जिसे पांडवलेनी भी कहा जाता है का दस्तावेजीकरण करने के लगभग 2 शताब्दियों बाद इन नई गुफाओं की खोज की जा रही है। गुफाओं की प्राचीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को देखा गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये गुफाएं त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो बौद्ध मूर्तियां और गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पर भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए अजंता की गुफाएं भी महत्वपूर्ण देखी गई हैं। तो इसी के साथ ही देखें तो पांडवलेनी गुफाओं को पहले त्रिरश्मि गुफा कहा जाता था। ये गुफाएं 25 गुफाओं का एक समूह है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईसवी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ी से उकेरी गई थी। इन 25 गुफाओं में बिहार और चैत्य प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा का परिसर 1823 से में कैप्टन जेम्स डेला लाइम द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया था। यदि आप गुफाओं, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, इनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस को देखना ना भूलें। इसके साथ ही यह ASI संरक्षित स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस चित्र में यदि हम देखें तो ये गुफाएं हैं, त्रिरश्मि गुफाएं हैं, जिसमें अभी 3 अन्य गुफाओं को खोजा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हाल ही में फेंग्यून 4B मौसम उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? रूस, जापान, चीन, वियतनाम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन के द्वारा। चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस उपग्रह का नाम फेंग्विन 4B है। इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। इस उपग्रह के अवलोकन रेंज में एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र शामिल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया? नीति आयोग, यूनिसेफ, FAO या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया है। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड्स ऑफ एक्शन नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस सूचकांक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र, जबकि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड शीर्ष तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य रहे हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि SARS-CoV-2 वायरस का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, यानी कि मॉलिक्यूल कौन सा है, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा अणु है? SNA, DNA, RNA या प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा RNA। हम देखते हैं कि वायरस में या तो RNA होता है या DNA होता है, जो उसकी अनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है। न्यूक्लिक एसिड सिंगल या डबल स्ट्रैंड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA की फुल फॉर्म होती है। DNA की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में देखा जाता है। तो सारस कोरोना वायरस 2 वायरस में अनुवांशिक सामग्री के रूप में RNA होता है और हाल ही में ताइवान के वैज्ञानिकों ने एक नया DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जो चूहों और हैमस्टर्स में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक प्रेरित करता है। इसी के साथ ही देखें तो भारत में या वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके को सारस कोरोना वायरस 2 वायरस को पहचानने के लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाने या सीखने के लिए मैसेंजर RNA का उपयोग करते हैं, यानी कि mRNA का उपयोग करते हैं। जो हमारी बॉडी में mRNA बनते हैं उनके माध्यम से, यानी कि मैसेंजर RNA के माध्यम से ही हमारी बॉडी वायरस का प्रतिलिपि बनाती है और फिर उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को विकसित करती है, जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित होती है इन वायरसेस के घातक प्रहार से।
तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा, नारायण मूर्ति, हेमा कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर वे सभी लोग देने में सक्षम होंगे जिन्होंने पिछली वीडियो को देखा होगा, पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो को देखा होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।